हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। और जैसा कि हम लोग का ये ग्रुप डी का जो सीरीज चल रहा है वो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे चैप्टर को हम लोग फोकस कर रहे हैं जो जिससे खास तौर से क्वेश्चन पूछता है रेलवेज या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में। उसी के अंतर्गत एक छोटा सा चैप्टर है तो वैसे सबसे बड़ा चैप्टर बायोलॉजी का, लेकिन छोटा सा इसका हम लोग अवलोकन करेंगे। छोटे से शब्दों में उस बड़े चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे, जिसमें से आता है सेल, जो हमारा यूनिट, जीवन का, लाइफ का यूनिट है, जीवन की भौतिक और संरचनात्मक इकाई होता है। सेल की बात करेंगे तो सबसे पहले सेल के बारे में हम लोग जानते हैं तो कहते हैं कि सेल की खोज किसके द्वारा किया गया था। सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा। सर्वप्रथम सेल की खोज रॉबर्ट हुक नामक विद्वान के द्वारा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क पेड़ का एक छाल होता है, कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो पेड़ से प्राप्त किया जाता है, पेड़ की छाल से। तो कॉर्क कैम्बियम से यानी पेड़ की छाल से 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, इन्होंने जिस माइक्रोस्कोप को बनाया वह सरल सूक्ष्मदर्शी था, जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इन्होंने जिस माइक्रोस्कोप की खोज किया वह सिंपल माइक्रोस्कोप था। सिंपल माइक्रोस्कोप से ही इन्होंने कॉर्क कैम्बियम के छाल से एक कोशिका को देखा, एक कोशा, छोटा छोटा एक कोशा को देखा, छोटा छोटा एक कोशा को देखा जो ऐड था, जुड़ा हुआ था। इसी कोशा को इन्होंने नाम जो दिया वह कहा कि यह कोशा है। सर्वप्रथम इसका नाम क्या दिया? कोशा यानी सेल, जिसका लैटिन भाषा में जो शब्द होता है, लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है वह होता है छोटा कमरा। इन्होंने इस कॉर्क कैम्बियम में एक छोटे छोटे कमरे जैसी संरचना को देखा, जिसके कारण से उसका नाम कोशा दिया। कोशा का मतलब अंग्रेजी होता है सेल, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। इन्होंने जिस कोशिका की खोज किया, जिस कोशा की खोज किया, वह एक मृत कोशिका थी। अब देखेंगे, जब यह रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया, 1665 ईस्वी में लिख लेंगे, 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया, तो सवाल आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जीवित कोशिका की खोज बाद में ल्यूवेनहॉक, वही ल्यूवेनहॉक जिन्होंने जीवाणु की खोज किया था, इन्होंने ही जीवाणु की खोज किया था। पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा सन 1674 ईस्वी में एक जीवित कोशिका की खोज किया। लेकिन ये रिसर्च किस पर कर रहे थे? तो इन्होंने तालाब के जल में पहली बार एक जीवित कोशिका को देखा था। तालाब के जल में एक जीवित कोशिका को देखा था, जिसे भी इन्होंने उसी आकार में देखा, जिस आकार में रॉबर्ट हुक देखा था, उसी आकार जैसी संरचना को पुनः यह देखते हैं तालाब के जल में। अब यह तालाब के जल में एक जीवित कोशिका था, अतः कहा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज जो किया वह एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में किया गया था। क्लियर?
अब थोड़ा सा देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि यह कोशा अर्थात सेल जो है, अभी तक इसका नाम सेल नहीं रखा गया, इसे कोशा ही कहा गया। तो यह होता क्या है? जैसे ही जीवित कोशिका की खोज हुआ तो देखा गया कि यह कोशिका जो होता है वह एक जीव में पाई जाने वाली एक इकाई होती है, छोटी सी इकाई होती है। बाद में स्लाइडेन एवं स्वान नामक विद्वान ने, स्लाइडेन 1838 में, स्लाइडेन एवं स्वान 1839 ईस्वी में सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी दिया 1838 से 1839 ईस्वी में स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 ईस्वी में सेल थ्योरी दिया, जिसमें कोशिका सिद्धांत जिसे कहा जाता है। और यह कोशिका सिद्धांत जो है, जिसमें इन्होंने कहा कि एक कोशिका की उत्पत्ति दूसरे कोशिका से होती है। कोई जीव का निर्माण जब होता है तो वह कोशिकाओं से मिल मिल के ही एक जीव का निर्माण होता है। तो सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट को इन्होंने समझाया जो 1838 से 1839 ईस्वी में दिया गया था स्लाइडेन एंड स्वान नामक विद्वान के द्वारा। थोड़ा सा और इसको समझने का अगर कोशिश करते हैं तो बाद में सेल डिवीजन, बाद में सेल डिवीजन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो सेल डिवीजन की खोज बिरचाऊ नामक विद्वान ने 1955 ईस्वी में सेल डिवीजन को देखा। जैसे ही 1955 ईस्वी में सेल डिवीजन की खोज बिरचाऊ ने किया तो एक और बात स्पष्ट हो गया कि कोशिकाओं में स्वजनन की क्षमता पाई जाती है। यह जो कोशिका होता है, सेल डिवीजन के आधार पर देखा गया तो इसमें स्वजनन यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन का गुण पाया गया। सेल्फ रिप्रोडक्शन का इसमें गुण पाया गया। स्व निर्माण किया यानी कि खुद स्वयं यह जनन की क्रिया करता है और विभाजन होके अन्य कोशिका का निर्माण कर देता है। अतः इन्हीं का कथन था कि कोशिकाओं में स्वजनन की क्षमता पाई जाती है तथा एक कोशिका की उत्पत्ति किसी एक कोशिका से ही हुआ है। यह बात कंफर्म हो गया सेल डिवीजन के समय 1955 ईस्वी में। क्लियर? अब देख लेते हैं, यह सेल है तो सेल जो होता है वह कई तरह का हो सकता है। सेल का आकार की चर्चा हुआ, पहली बार सेल के आकार की चर्चा हुआ होगा। तो जब सरल सूक्ष्मदर्शी जब तक था तो सेलों का अध्ययन करना उसमें संभव नहीं था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नॉल एवं रुस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई, नॉल एवं रुस्का के द्वारा 1940 ईस्वी में, कहीं कहीं 1932 ईस्वी में दिया हुआ रहेगा, 1932 ईस्वी को ना मान के 1940 ईस्वी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी है आंकड़ा। 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुआ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जैसे ही खोज हुआ तो बात आने लगा कि सेल का आकार कैसा होता है। तो सेल का आकार इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जब देखा गया तो सेल का आकार कई आकार में था। जैसे अगर कोशिकाओं से मिल के उत्तक बना है और उत्तक मिल के मांसपेशी बनाया, मांसपेशी बन के वह एक अंग का निर्माण किया, हड्डी यानी बोन का भी निर्माण किया। तो अलग अलग अंगों में कोशिकाओं का आकार अलग था। जैसे हृदय का काम होता है धड़कने का। अब वहां पर
यह कोशा यानी सेल अलग आकार का था, हाथ में इसका आकार अलग था, आंखों में इसका आकार अलग था, माथा में इसका आकार अलग था, यानी हर जगहों पर काम अलग अलग होने के बावजूद इसका आकार अलग अलग होता है। क्लियर। अब एक और बात को समझेंगे कि कोशिका जो है वह क्या काम करता है और किस जीव में पाया जाता है, इस पर कोई लेना देना नहीं है। कोशिका का एक निश्चित काम होता है, जो एक ग्रुप ऑफ सेल होता है वह उत्तक होता है, और कोशिका जो होता है जीवन का भौतिक आधार होता है, संरचनात्मक आधार भी होता है। अब यह किस आकार में है या किस जीव में पाया जाता है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। सेल है तो सभी प्रकार के सेल में, पादप सेल हो या एनिमल सेल हो, सभी प्रकार के शरीर में सेल निश्चित तौर पर पाया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, विषाणु में किसी भी प्रकार का सेल नहीं पाया जाता है। वह द्विगुणन करके अपना जनन की क्रिया करता है, विभाजन होके, मल्टीप्लिकेशन होके अपना विभाजन की क्रिया करता है। क्लियर। तो सभी जीवों में कोशिका पाया जाता है और कोशिका का काम अलग अलग अंगों में अलग अलग होता है। क्लियर। तो देखेंगे नॉल एवं रुस्का जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज 1940 ईस्वी में किया गया तो इसका आकार निश्चित हुआ, और आकार का मतलब होता है कि इसका आकार अनिश्चित होता है। हाथ में इसका आकार कुछ होता है, आंखों में इसका आकार कुछ होता है, माउथ में इसका आकार कुछ होता है, कानों में इसका आकार, हृदय में कुछ होता है, और हमारे ब्लड सेल्स में इसका आकार कुछ होता है। क्लियर। तो इसका आकार बताया गया कि अनिश्चित होता है। लेकिन यह कोशिका जो होता है सबसे छोटी कोशिका, अब इसी में से बात आता है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। इसे ही PPLO इसका फुल फॉर्म करेंगे तो इसका फुल फॉर्म के अंतर्गत निकलेगा कि PPLO का होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा, PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा या PPLO की प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के रूप में यह पाया जाता है। सवाल आता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो ऑस्ट्रिच एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका जो होती है वह सबसे बड़ी होती है, जबकि सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की। तथा सबसे लंबी कोशिका, आता है सवाल कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो एसिटोबुलेरिया नामक शैवाल की, एसिटोबुलेरिया नामक शैवाल की सबसे लंबी कोशिका होती है। क्लियर। अब यही कोशिका का अगर यदि जो ह्यूमन बॉडी में चर्चा करेंगे, मानव के शरीर में चर्चा करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी में चर्चा करेंगे, मानव के शरीर में अगर हम इसी सेल की चर्चा करेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका, जो सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी कहां, मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है। स्पर्म का मतलब शुक्राणु की होती है।
सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो एग की होती है, अंडाणु। अंडाणु एग की होती है। वही सबसे लंबी कोशिका की बात करें, लंबी कोशिका की बात करें, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें तो वो होती है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर बात करें कि विभाजन रहित कोशिका, जिसमें विभाजन नहीं होता है, विभाजन रहित कोशिका किसमें पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा होता है जो विभाजन रहित है? यहीं पर लिख देते हैं, विभाजन सभी मानव शरीर में है, हेडिंग दे दिए, विभाजन रहित कोशिका यानी जिसमें विभाजन नहीं होता है, एक बार फूटा तो फूटा, गया तो गया। यही कारण है ना कि पुलिस कहता है कि जब भी आप बाइक चलाइए या गाड़ी या कार चलाइए तो हेलमेट लगा लिया कीजिए, ताकि जब कभी भी आप रोड पर गिरेंगे तो मत्था चूर होगा, ऊपर वाला चूर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर भी खोपड़ी चूर हुआ कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन उसके अंदर जब चोट लग गया तो सेल जब वहां मर गया तो एक बार बेचारा मरा कि आप भी काम करना बंद कर देगा, वह कोमा में भी जा सकते हैं, जिंदगी भर भी वैसा स्थिति बना रह सकता है। तो विभाजन उसमें चूंकि होता ही नहीं है, डिवीजन उसमें नहीं होता। डिवीजन होता तब ना एक नया सेल बना लेता, मरा हुआ सेल के जगह पर नया सेल, दूसरा जो सेल था वह बना लेता, इसमें डिवीजन होता तो। लेकिन यह डिवीजन लेस होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोशिका विभाजन नहीं होती है, वह होता है तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका, कोई विभाजन इसमें नहीं होता, एक बार गया डिलीट हुआ तो डिलीट हो गया, जब ये डिलीट होगा तो आप भी डिलीट हो जाएंगे। तो कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका विभाजन रहित कोशिका होती है। जबकि सबसे तेज विभाजन जो होता है, सबसे तेज विभाजन जो होता है कोशिकाओं में, वह होता है लीवर में। यकृत, जब लीवर को कहा जाता है कि अगर 60% भाग भी अगर डैमेज हो गया लीवर का, तो फिर से इस लीवर को तैयार किया जा सकता है, अपने पूर्व स्थिति में यह लीवर आ सकता है। तो सबसे ज्यादा डिवीजन जो होता है वह लीवर में होता है। स्वयं तुरंत यह अपने मरे हुए ऊतकों को फिर से कवरेज कर लेता है, फिर से उसको अपने आप वृद्धि कर देता है, विभाजन के फलस्वरूप उसका वृद्धि कर देता है। तो आता है कि सबसे ज्यादा विभाजन किस में होता है, तो वह होता है लीवर में। यह हमारे शरीर का था। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका में न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्रिका और विभाजन रहित तंत्रिका तंत्र। जबकि सबसे तेज विभाजन लीवर सेल में होता है, लीवर सेल में होता है। अगर 60% भी लीवर का सेल डैमेज हो गया, फिर भी उसको फिर से हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। अब सवाल एक और आया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज, रॉबर्ट हुक सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। क्लियर? आगे देख लेते हैं। तो चर्चा हम शुरू में ही किए थे कि माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा। तो माइक्रोस्कोप 3 प्रकार का होता है। एक होता है वह सरल, सबसे पहले बना सरल सूक्ष्मदर्शी, इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इसकी खोज किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। दूसरा आता है, वह आता है सरल सूक्ष्मदर्शी के बाद दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसके द्वारा किया गया था? नॉल एवं रुस्का के द्वारा 1940 ईस्वी में। एनसीईआरटी आंकड़ा है और 1932 ईस्वी में दिया हुआ रहेगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रुस्का के द्वारा किया गया था। जबकि कंपाउंड
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हिंदी में इसी को कहेगा तो कहेगा कि कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसकी खोज जॉनसन एंड जॉनसन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। क्लियर। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का सहायता लिया जाता है। क्लियर। लेकिन कोशिकाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। कोशिकाओं का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही किया जाता है। तभी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुआ, उसके बाद कोशिकाओं के अध्ययन ज़्यादा बेहतर तरीके से संभव हो सका। अब देख लेते हैं कि कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। यह हमारा था सेल, एक छोटा सा अध्याय। सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स सभी जो होते हैं सेल में पाए जाते हैं। वह सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। इसी में से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये सभी सेल के भीतर पाया जाता है, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में कर लेंगे। शेष आज की चर्चा यहीं पर रखते हैं और विराम देते हैं। फिलहाल वैसे चैप्टर को आप क्लियर करने का हम बार बार कहते हैं कि अब अपने अंतिम चरण में ग्रुप डी है, अंतिम फेज में यह तैयारी रेलवे का है, तो वैसे चैप्टर को फोकस ज़्यादा करेंगे जहां से बार बार क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये एक बात तो फिक्स हो गया है कि सवाल किस तरीका से पूछ रहा है और कौन सा चैप्टर से सवाल पूछ रहा है। इतना दिन से सेट अगर रेगुलर बेसिकली ईमानदारी से अगर मार रहे होंगे तो आपको पता लग गया होगा, एक खाका तैयार हो गया होगा कि हाँ इस तरीका का क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो आपको उस चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये चैप्टर से सवाल रहता ही रहता है। तो क्यों ना अनर्गल चीज़ों को पढ़ने से बेहतर है वैसे चीज़ों को अंतिम समय में पढ़िए जो सवाल जिससे पूछ रहा है। अटैक उसी पर कीजिए जिस पर हमसे एग्जामिनर अटैक कर रहा है। अतः और सिलेबस भी तो एकदम कन्फर्म ही है, 45 को जीके जीएस रहेगा, बाकी का 55 को मैथ और रीजनिंग रहेगा। इतना ही सिलेबस है। अब पहले तो सिलेबस नहीं भी दिया हुआ रहता था फिर भी इंसान अच्छा खासा नंबर ले आता था। आजकल हो गया है एक बहाना सा मिल गया है कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर है। ऐसा कोई बात नहीं है कि कंपटीशन जहाँ आपको एक ही सीट लेना है और लाख में एक सीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होता है। क्लियर। और मोटिवेशन जो होता है ना, खुद का गरीबी जो होता है, आप इस स्थिति में है कि हम ग्रुप डी का आज बेरोजगारी इस हद तक है कि हम ग्रुप डी को नौकरी भी लेके हम कहीं ना कहीं अस्थायी होना चाहते हैं। उसके बाद कहीं ना कुछ करते रहेंगे, अपना आराम से कुछ तैयारी करते रहेंगे। तो मोटिवेशन सबसे बड़ा होता है अपना गरीबी, अपना स्थिति सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। कोई मोटिवेशन अगर हमें देगा कि इस तरीका से पढ़िए तब ग्रुप डी का रिजल्ट होगा, आप क्या गलती नहीं कीजिए तब ग्रुप डी का रिजल्ट होगा। क्या आपको अभी तक पता नहीं है कि आप क्या गलती की है जो अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है, ग्रुप डी के लिए अभी भी मर रहे हैं। आपको इस बात का पता नहीं है जो हमें कोई और बताएगा। ये भी बताने की कोई ज़रूरत है कि कोई और हमें बताएगा कि आप ये चीज़ ना कीजिए, ये कीजिए, आप ये गलती करते हैं तब नहीं नौकरी लग रहा है। क्या ये मोटिवेशन कोई और हमें देगा कि वो मोटिवेशन मुझे खुद मिलेगा, लाइफ से मिलेगा वो मोटिवेशन कि अभी कौन सा गलती हम किए जो आज तक यही है, इसी परिस्थिति में है। तो हमसे बेहतर तो कोई हमारे बारे में नहीं जानता होगा। अतः सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि अपना खुद का परिस्थिति सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना तैयारी चरमोत्कर्ष पर रखिए और हम आशा करते हैं कि आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा और इसे बेहतर 15 से 16 दिन में बनाने का कोशिश कीजिए। तब तक आज के लिए विदा लेते हैं और आप अपने घर में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, माता पिता का भी सम्मान कीजिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।